नमस्कार। सर, अब हम लोग अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे सर। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत और उत्तर प्रदेश, और उसमें जो हमारे आज के विशिष्ट आधिकारिक विद्वान है, जिनका पूरा भारत और दुनिया के अर्थ जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान और नाम है, और आत्मनिर्भर और भारत विषय आपका अत्यंत लोकप्रिय विषय है। सर, मैं थोड़ा सा संक्षेप में लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करूंगा। सर, लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है, और इसके अगुआ प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर वीके सिंह, बीएचयू के आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से प्रोफेसर अवनीश पारथिरकर, जो प्रबंधन विद्यालय में प्रबंधन विभाग में विभागाध्यक्ष हैं, और इसी प्रकार मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रोफेसर आलोक चौहान सर इसके नेतृत्वकर्ता लोगों में सम्मिलित हैं। और इसके संरक्षक मंडल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर, और उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री और हायर एजुकेशन के मिनिस्टर के रूप में बड़े लोकप्रिय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह गौर हैं। तो ये हमारा एक सांस्कृतिक अधिष्ठान है, राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है, और इसके 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। पूज्य महंत अवैधनाथ जी, पूज्य अशोक सिंघल जी, पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी,
मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय, और एक नाम है जो स्वनाम धन्य है, जो संघ के शरद संघ चालक हैं पूज्य रज्जू भैया, जिनकी अभी पुण्यतिथि होगी 29 जनवरी को, पुण्यतिथि जन्म जयंती होगी। यह हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है और वैचारिक केंद्र हैं। और आज लोकपहल में आज सब जानते हैं पहले से प्रचार प्रसार हुआ है, और ये सर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसका हम लगातार प्रयास करते हैं, और हमारी पहुंच लगभग सामान्यतः हम लोग 5 लाख लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास करते हैं। सर, मैं दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह लोक पहल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का मंच है, और लगातार निस्वार्थ रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक मुख्यमंत्री की नीतियों को जनता में ले जाते हैं तथा जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करते हैं। हम एक सेतु का कार्य करते हैं और माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों तक को जन जन तक ले जाने का, प्रचारित और प्रसारित करने का सब प्रयास करते हैं। और आज का विषय है, और विषय के पाठे के लिए आज प्रोफेसर अनिल कुमार सर हैं, जो प्रोफेसर फाइनेंस एंड कोऑपरेट गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली के स्वनाम धन्य प्रोफेसर हैं। और सर का लोकप्रिय विषय है जो आज रखा गया है, आत्मनिर्भर भारत। जैसे ही हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत की, चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, सहायक आचार्य हूं, तो अर्थ की उतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 1991 में देश ने उदारीकरण में प्रवेश किया, और वर्ष 1991 का कालखंड था जो भारतीय अर्थव्यवस्था की संक्रमण की बेला थी। और उस समय लगता था कि देश के सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि अब देश में 360 वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त भारत का कोई विकल्प नहीं है। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया देश में अपनाई गई, और जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, उसी के नकारात्मक प्रभाव से हम निजीकरण कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन देश में पूंजी का अभाव था, बाहर से पूंजी आनी थी, लेकिन उसका एक जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा देश की अर्थव्यवस्था पर, कि देश का स्वरोजगार और देश की अर्थव्यवस्था में उस अनुपात और मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही थी। फिर 2020, और ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना विशेष रूप से आती है जब पेंडेमिक, जब हमारी महामारी का कालखंड आता है, और महामारी के कालखंड में और 2020 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत की। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो मेक इन इंडिया, भारत में सारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगे, और उसी में कई ऐसे अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए। वो कदम उठाए गए जिसमें 12 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ से 11 करोड़ लोगों को हम बैंक खाता खोलते हैं, 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस के अधीन ले आते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता का ये चरण है। और फिर उन्होंने कहा लोकल फॉर ग्लोबल, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल, स्थानीयता को आवाज दे। और जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो व्यापक वृद्धि की संभावना थी, वह भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वदेशीकरण करने में थी। और एक दूसरा जो टर्निंग पॉइंट हुआ इस उदारीकरण का, कि विदेशी कंपनियां भारत में आए, और भारत में भारत के साथ मिलकर, अन्य कंपनियों के साथ मिलकर जो उत्पाद हो वो भारत में बने। तो मेक इन इंडिया की संकल्पना आई, और उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था में कहा जा रहा है कि 2023 तक हमारी अर्थव्यवस्था 3.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो स्वदेशी की संकल्पना है, वह आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का रास्ता है। हम लोग स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़े हुए हैं, उसके स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की
परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो स्थानीयता को वैश्विकता तक हम किस प्रकार पहुंचा सके, यही हमारी संकल्पना है। और इस आधार पर हम भारत को बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और आत्मनिर्भर बनाकर हम इस देश को विश्व गुरु या विश्व गुरु की संकल्पना, तो हम विश्व गुरु है ही हैं, केवल हमारी दृष्टि को विस्तार देने की आवश्यकता है। तो लोकपहल की एक, मेरी आवाज अगर पलाश काकतीय सुन रहे हो, पलाश उपस्थित हैं हमारी, चूंकि एक सामान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का विधिवत परिचय प्रस्तुत करते हैं। पलाश, खैर यह अवसर है और पलाश जी हम लोगों के बीच नहीं है। और सर को हम लोग पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। और जो राष्ट्रीय यथार्थ के धरातल पर जो राष्ट्रवाद की धारा है, उसके सशक्त संवाहक भी हैं, सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। और आपका जो प्रिय विषय है वो तो कारपोरेट है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, आत्मनिर्भरता, इस विषय में आपकी अंतर्दृष्टि अत्यंत प्रखर है, तेजस्वी है। और आप भारत सरकार के साथ मिलकर कई कार्य किए हैं। जब अरुण जेटली जी की सरकार थी तो आपका एक विशिष्ट दायित्व भी था। ये सब हम लोग जानते हैं। राष्ट्रभारी भावधारा के कितने परिचित लोग आपसे अज्ञात नहीं है, आप अज्ञात नहीं है हमारे लिए, आप हमारे परिवार के अंग है। तो मैं बड़े समादर के साथ आज के व्याख्यान के लिए, आत्मनिर्भर भारत और उत्तर प्रदेश पर पाठे के लिए मैं प्रोफेसर अनिल कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। और आपने बहुत अच्छा परिचय भी करवाया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं जो कि अपने राष्ट्र निर्माण में एक आहुति, जो गिलहरी का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें उस तरह की आहुति में लगा हुआ हूं। लोक पहल से जुड़े सभी पदाधिकारी सदस्यगण, डॉक्टर हर्ष जी, पलाश जी शायद अभी नहीं जुड़े हैं, पलाश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे मंच से आज बोलने जा रहा हूं जो माननीय योगी जी के साथ जुड़ा हुआ है। और माननीय योगी जी से मेरा दिल से लगाव, दिल से लगाव उनकी नीति की वजह से, और जो उन्होंने आज उत्तर प्रदेश को एक हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे अग्रणीय राज्य के रूप में पेश किया है। और हमने देखा कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने न रात देखा न दिन देखा, यहां तक कि अपने पूजनीय पिताजी की अंत्येष्टि में भी जाने की अपेक्षा उन्होंने सोचा कि मेरा राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म यही है कि मैं इस आपातकाल में जनता के साथ रहूं, जनता के बीच रहूं। ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि आज के युग में मिलनी बड़ी मुश्किल है। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आज के इस व्याख्यान में मैं इसको दो पार्ट में बोलना चाहूंगा। पहले तो डॉक्टर अखिलेश जी ने काफी सुंदर शब्दों में आत्मनिर्भर भारत क्या है उसका एक भूमिका बनाई, मैं थोड़ा उसको एक्सपेंड करूंगा। फिर सेकंड पार्ट में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उत्तर प्रदेश में खास करके क्या कार्य हुए हैं और आज हमारा उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं साथ में एक चीज और भी यहां पर ऐड करूंगा। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, तो मेरा उत्तर प्रदेश से एक विशेष तरह से लगाव भी रहा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, डॉक्टर अखिलेश जी ने बहुत सही कहा कि 1991 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देख के चलें तो मेरे को लगता है कि शायद हम आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है मोदी जी की, उसको हम ठीक ढंग से समझ पाएंगे। 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम
जिसको हम LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसकी शुरुआत हुई, उसकी नींव रखी गई। उसके तहत व्यापार को एक उदारीकरण किया गया और हमारे फैक्ट्रिया, इंडस्ट्री चलाने में जो लाइसेंस की जरूरत होती थी, उस लाइसेंस राज को खत्म किया गया और काफी टैक्स के ढांचे में रिफॉर्म्स किया गया और काफी जो पब्लिक सेक्टर की हमारी यूनिट्स थी जो कि बीमार ही थी, जो उसको बीमारू कहते हैं, उनको भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई। लेकिन हम जो विकास करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। उसका धरातल पे हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था और बाहर की कंपनीज तो यहां पर नहीं इन्वेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि हम सबने देखा उसके बाद किस तरह से एक पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर एक कोएलिशन की सरकार एक के बाद एक बनती गई और एक कहीं पर कंटिन्यूटी नहीं रही। और पीछे यूपीए के राज में हमने देखा कि 2 टर्म में पूरा पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। ऐसे में कौन यहां पर इन्वेस्ट करेगा? और यहां पर जो मूलभूत ढांचा हमारे भारत में था 2014 से पहले, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को भी रोक रहा था कि यहां पर हम इन्वेस्ट करें। और खास करके मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, यहां पर रोड्स, सड़कों की हालत हम सबको मालूम है क्या सड़कों की हालत थी। जो मुख्य शहर है उनकी सड़कों की हालत ये थी कि वहां पर दुनिया भर के गड्ढे, दुनिया भर के व्यवधान, जिससे कि आने जाने में न केवल व्यक्तियों के बल्कि उसमें सामान के आने जाने में भी देरी और उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। और जितने भी हमारे पावर सप्लाई जो इंडस्ट्री में सबसे जरूरी होती है विकास के लिए, जो बिजली आती थी, वो ये नहीं होता था बिजली कितने घंटे जा रही है, वो होता था बिजली कितने घंटे आ रही है। मुश्किल से काफी क्षेत्र ऐसे थे कि 1 या 2 घंटे 24 घंटे में बिजली मुहैया कराई जाती थी। तो विकास के नाम पर यहां पर कम से कम उत्तर प्रदेश तो एक बहुत ही पीछे चला गया था और एक बीमारू स्टेट, जिसको हम बीमारू राज्य कहते हैं, उसकी श्रेणी में आने में थोड़ा ही कमी रह गई थी। हमारे जो छोटे मझले उद्योग हैं उनका भी कोई वजूद नहीं था उत्तर प्रदेश में। और उससे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो थी। यहां पर गुंडा राज था और यहां पर कोई भी सेफ नहीं था, सिक्योर नहीं था। ये मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुंडा राज में, जब राज्य में कानून व्यवस्था नहीं होती है, अराजकता होती है, गुंडों का राज होता है, ऐसे में आम आदमी भी पलायन करने की सोचता है और कोई नया इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई इंडस्ट्री यहां पर आएगी, सोच भी नहीं सकते हैं हम उसके बारे में। किस तरह से कुछ जो थोड़ी बहुत उद्योग धंधे थे उनसे किस तरह से एक हफ्ता वसूली की जाती थी, वो सबको विदित है। किसी जमाने में कानपुर में काफी अच्छा हमारा उद्योग चलता था, चमड़ा उद्योग भी, वो सब खत्म हो गया। हमारे बनारस के अंदर जो हथकरघा उद्योग था, जो हमारे जो टेक्सटाइल में लगे हुए कारीगर थे, वो सब बिना जॉब के बेरोजगार हो गए। अब ये देश के दूसरे हिस्से में भी ये सब बातें थी। जो रेगुलेशंस थे व्यापार करने के लिए, नया कार्य करने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत ज्यादा थे। एक नया व्यापार शुरू करने में, उसको चलाने में और उससे एग्जिट करने में बहुत लोगों को डिफिकल्टीज होती थी। 2014 में माननीय मोदी सरकार आई इस देश में।
और पहली बार इस देश के इतिहास में एक सरकार बनी जिसका केवल और केवल एक ही नारा था, और वो नारा था विकास। विकास के दम पर एक पूरी सरकार बनना अपने आप में अभूतपूर्व था। और माननीय योगी जी ने भी अपने पहले 15 अगस्त के भाषण में 3 बातें रखी। सबसे पहली बात, मेक इन इंडिया। उन्होंने, अगर मैं उनके वर्ड्स में बोलूं, उन्होंने 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर में खड़े होके ये बोला कि आइए, भारत में आइए और यहां पर उत्पाद कीजिए। कम मेक इन इंडिया, कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, बट गो एंड सेल इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट मेक इन इंडिया। अब खाली नारे से तो मेक इन इंडिया नहीं होता है। गरीबी हटाओ का नारा हम कितने सालों से सुनते आए, क्या गरीबी हटी कभी? उन्होंने इसको क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले जिस आयाम को छुआ वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहां पर हमारे देश में बिजनेस को, जैसे मैंने अभी कहा, शुरू करना, चलाना, उसको एग्जिट करना एक कोई आसान काम नहीं था। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक करता था, जो कि अभी 1 साल से बंद हुई है क्योंकि उसका कुछ दूसरा ढांचा सामने आने वाला है। उस वक्त भारत की जो श्रेणी थी, जो भारत की जो रैंकिंग थी, वो सबसे नीचे थी। हम 142वें स्थान पर आते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब आप सोच सकते हैं कौन यहां पर बिजनेस करता। यहां पर मोदी जी ने 213 पॉइंट का एक डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म प्लान बनाया, जो कि सभी स्टेट्स के साथ शेयर भी किया गया कि सभी स्टेट्स को क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, उसके बिंदु, उसके आयाम तय किए गए। और तकरीबन 8 एरियाज, 8 बिंदु जिसके ऊपर की काम हुआ, वो था कितनी सुगमता से हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और जितने भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं उसको हम कैसे ला सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में एक बहुत बड़ी मुश्किल काम होता था, उसमें बहुत समय भी लगता था। और जब लैंड आ भी जाती थी, उसके अप्रूवल में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी सालों लगते थे और दुनिया भर का रिश्वत का राज रहता था। टैक्सेस में, और जितने भी कंप्लायंसेस, आप सोच सकते 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस थे। उन 25,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि भारत की जो गिनती है, रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो 63वें स्थान पर आ गए 4 साल के प्रयत्न से। साथ में अब विकास हो और उसका जो फल है वो आम जनता पर नहीं पहुंचे तो उस विकास का कोई फायदा नहीं। मोदी जी ने जो शुरू किया फाइनेंशियल इंक्लूजन का, पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोग्राम फाइनेंशियल इंक्लूजन का, प्रधानमंत्री जन धन योजना, कि हर व्यक्ति का अकाउंट खुले, यहां पर उसको पेंशन की योजना का लाभ मिले, उसको ऋण मिले, मुद्रा स्कीम हम सब जानते हैं। और उसके तहत आप सोच सकते हैं कितने उसमें अकाउंट खुले। उसके अंदर आज हमारे पास 46 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले हुए हैं। वो सब लोग पहले वंचित थे। देश की आम जनता बैंक के बारे में सोचना तो दूर, उसको बैंक के सामने से जाते हुए डर लगता था कि हम तो इस लायक नहीं है। इतनी सारी अकाउंट खोल के उनके सबकी सेविंग को चैनलाइज किया गया कि वो नेशनल डेवलपमेंट में, विकास में सहायक बने, और जो सेविंग कर रहे हैं उसको भी उसका फायदा मिले। एक जैम ट्रिनिटी के नाम से जनधन योजना, आधार और मोबाइल, इन तीनों को जोड़ा गया।
उसके जोड़ने के पीछे मकसद था एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का, कि जो लाभार्थी हैं, आज सरकार की काफी योजनाएं चल रही हैं जिसमें कि लाभार्थियों को पैसा सब्सिडी मिलती है। पहले उस वक्त के प्रधानमंत्री ने पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया था कि अगर केंद्रीय सरकार 1 रुपया भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लाभार्थी के पास जाते हैं। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था जिसके अंदर 450 से ज्यादा योजनाओं को का लाभ तकरीबन 90 करोड़ लोगों को सीधा उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके मिला। उसके अंदर मनरेगा स्कीम भी आ गई, उसके अंदर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आ गए, उसके अंदर पेंशन स्कीम आ गई, उसके अंदर रूरल लाइवलीहुड मिशन आ गया, उसी के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन आ गया। जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लिए हो या किसी भी समाज के लिए हो, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया गया कि डायरेक्ट उनके लाभार्थी के बैंक अकाउंट में चला जाए। और अब किसान सम्मान निधि जो चल रही है इस देश में, वो सीधा उनके किसानों के बैंक अकाउंट में जाती है। ये सब करने के बाद जब कोरोना काल आया, बहुत बड़ा आपदा का काल था, और मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से ये शेयर कर रहा हूं कि मेरे को भी ये लगता था कि भारत इतना बड़ा देश है, अगर यहाँ पे कोरोना आ गया तो क्या होगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कोई भी हमारे पास स्वास्थ्य का कोई ढांचा तैयार नहीं है। लेकिन मोदी जी ने उसको चुनौती को, बहुत बड़ी चुनौती थी, एक अवसर के रूप में ढालकर एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की और देशवासियों के बीच में रखा। इस परिकल्पना को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया। उन्होंने कहा हम पूरे विश्व से अलग नहीं हो रहे हैं, हम उनसे क्लोज नहीं हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, और हमारी भारत की परंपरा और हमारी जो फिलॉसफी है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़े हैं। हम कहते हैं कि हम वर्ड से बंद नहीं कर रहे हैं पूरे विश्व से अपने दरवाजे, हम कह रहे हैं कि यहां पर आकर हमारे भारत देश में आप उत्पाद कीजिए और एक ग्लोबल सप्लाई चेन का, वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनिए, और आप जो बनाएं यहाँ पर उसमें आपको कॉम्पिटिटिव भी होना है, जिससे आप उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। इसके पीछे ये परिकल्पना थी, और इस परिकल्पना को साक्षात करके दिखाया जब कोरोना काल में कई देशों में जो एसेंशियल दवाइयां थी उसकी आपूर्ति की गई। काफी देशों में तो फ्री दिया गया वो। और जब वैक्सीन की बात आई, वो तो आसान रास्ता था, अमेरिका ने कुछ वैक्सीन तैयार कर ली थी, भारत उसी को ठीक है उसको लगवा देते हैं, जो पैसे लगेंगे जनता के लगेंगे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन की डेवलपमेंट की, और इतनी बड़ी जनता को, 130 करोड़ लोगों को 2-2 डोज लगना, 200 करोड़ तकरीबन डोज लगी है इस देश में, वो कोई आसान काम नहीं था। वो आत्मनिर्भरता का ही एक फल था जो कि हमने देखा। साथ में मोदी जी ने, जैसे अखिलेश जी ने कहा शुरू में, मेक इन इंडिया को थोड़ा बदल के कहा कि मेड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए बनाना है। ये परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, जिसको साक्षात किया माननीय योगी जी। आज इन्वेस्टर समिट हर साल हो रही है, अभी पीछे इंदौर में हुई थी, जो कि भारत सरकार की तरफ से हुई थी। आज हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं आइए हमारे देश में, आइए और यहां पर इन्वेस्ट कीजिए। हम इसका मतलब दूसरे देशों से कटे हुए नहीं है, लेकिन जो ऐसे जो जरूरी चीजें हैं जो कि हम यहां पर बना सकते हैं,
बी वोकल फॉर लोकल। हम जो लोकल बना सकते हैं, पहले हमारे मिर्जापुर में कारपेट, क्यों हम बाहर के कारपेट लाएं? क्यों हम बेल्जियम की टाइलों को यहां पर लगाएं जब हमारे देश में वो क्षमता है? गणेश जी, हमारे भगवान की मूर्तियां चीन से बन के आ रही थी, हमारे लिए शर्म की बात थी। हमारे बच्चे जो खिलौनों से खेलते हैं चीन से आ रहे थे। हम जो दिवालियों में अपनी लाइटें लगाते हैं वो सब चीन से आ रही थी। वो एक पूरी, चीनियों ने हमारे पूरे देश के मन मस्तिष्क में भी एक कब्जा किया हुआ था। वो मस्तिष्क से जो मनोस्थिति है उसको भी चेंज करना जरूरी था। सो बी वोकल फॉर लोकल, कि जो लोकल उत्पाद की चीजें आप अपनी क्षमता बढ़ाइए, आप अपनी गुणवत्ता बढ़ाइए और फिर उन चीजों को प्रमोट कीजिए। ये एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है जो कि काफी हद तक सफल रही। आज भारत 5वें विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में सामने है। आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से विकास पाने वाला देश बन गया है। 2047 में न केवल विश्व बैंक बल्कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने एस्टिमेट करके बताया कि भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब ये बात तो हुई हमारे जब भारतीय अर्थव्यवस्था की। अब अगर मैं यूपी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के, अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, क्योंकि आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक, हर्ष, इन सब की भूमि रहा है, जिन्होंने जो यहां रहे हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश में काम किया है। यहां पर गंगा यमुना की वजह से और जो तमाम नदियां हैं जो कि पूरे साल भर रहती है, बहुत फर्टाइल लैंड है। और हमारे फॉरेस्ट और उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो टूरिज्म है, जो दुनिया भर के, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कि वो इतना डेवलप्ड सेक्टर, उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेट है, क्योंकि 17% हमारे देश की जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो ये 5वें स्थान पर आता है। 2005 के बाद अगर मैं पर कैपिटा इनकम के स्तर पे बात करूं तो बहुत ज्यादा गैप था। पर कैपिटा इनकम और जो हमारी एवरेज इनकम पूरे देश की है, हमारे उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम उसके आधे से भी कम थी। आप सोच सकते हैं कि यहां पर हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या थी। बहुत ज्यादा गरीबी और एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक जो विकास है, उसकी दर बहुत बहुत धीमी थी यहां पर। और कृषि हमारा आय रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम थी। अगर मैं महाराष्ट्र से उसकी तुलना करूं तो जो शुगर है उसकी प्रोडक्शन महाराष्ट्र में कहीं बहुत ज्यादा थी। और इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो तो नाम मात्र की। मोदी जी का आगमन होता है, क्या बदला उससे? मोदी जी ने जितनी केंद्र सरकार की योजना थी, आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में उनको आगे बढ़ाया। क्योंकि हमारा जो देश है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है, कि हम सोचे कि केंद्र सरकार सब करेगी या उनकी योजना से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक केंद्र सरकार
और राज्य सरकार मिलके काम नहीं करेगी, जब तक डबल इंजन नहीं होगा, इस देश को, इस राज्य को विकास में गति आ नहीं सकती। इसको माननीय योगी जी ने भली भांति समझा, और समझने के बाद आज हम देख रहे हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि यहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में। उसका सबसे बड़ा वजह कानून व्यवस्था थी। तो सबसे पहले आने के बाद कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी की सबसे नंबर 1 पर प्राथमिकता बन गई। मेरे को याद है कि उन दिनों, उससे पहले मोदी जी, योगी जी के आने से पहले, मेरठ से दिल्ली कभी आना होता था तो अगर कहीं किसी शादी में या कहीं पर गए तो रात को अगर 11 बज गए तो वहां पर कहते थे आप यहीं रुक जाओ, जाना सेफ नहीं है, या 10-12 गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी तो आप निकलिएगा, वरना ऐसे मत निकलिएगा। वो हालत थी। तो सबसे पहली प्राथमिकता, योगी जी जानते थे उसको, कि अगर हमें इस देश को, इस राज्य को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाना, और एक जिसको कहते हैं हैवी हैंड के साथ कानून व्यवस्था में वो लग गए। उसका परिणाम हम सबके सामने है। जितने भी क्रिमिनल्स थे, या तो वो राज्य छोड़ के चले गए, या उन्होंने अपनी जमानतें कैंसिल करा के वो दोबारा से कारावास में चले गए। साथ में 2017 में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी को लागू किया गया, जो कि जिसको हम बोलते हैं वाटरशेड मूवमेंट था उत्तर प्रदेश के इतिहास में। ये एक अम्ब्रेला पॉलिसी थी इन्वेस्टमेंट को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए। उसमें तकरीबन 20 से ज्यादा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर कि इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब खाली पॉलिसी बनाने से तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। पॉलिसी पहले भी काफी बनी है, नारे भी पहले लगे हैं, लेकिन माननीय योगी जी की प्राथमिकता थी कि सबसे पहले, जैसे मैंने अभी कहा, कि राज्य में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। चाहे हम भले ही जितनी बात कर लें, इन्वेस्टर्स के पास चले जाएं, जी आइए हम आपको जमीन देंगे, हम आपको बिजली देंगे, लेकिन रूल ऑफ लॉ उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जिससे कि एक बहुत सेफ और सिक्योर माहौल बन सके इन्वेस्टर्स के लिए और कॉमन पीपल के लिए काम करने के लिए। उसके साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए गए और स्पेशल पुलिस स्टेशंस इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में बनाए गए। अब सोच देखिए इसको, कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे देश में जो पीछे नीतियां बनी, हमने विकास जरूर किया, थोड़ा बहुत जो भी किया, लेकिन वो विकास था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना। आज चाइना जीता जागता उदाहरण है। चाइना खैर आजकल डाउन है, लेकिन चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि वहां पर काफी अच्छा विकास हुआ और चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर के आया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या होने के बावजूद चाइना तरक्की कर सका, उसका केवल वजह था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और हमने सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नेग्लेक्ट किया। हमारा जो विकास हुआ वो सर्विस सेक्टर में हुआ, उससे हम लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पाए। और कृषि क्षेत्र में जो पुराने जो हमारे तौर तरीके थे वही चलते रहे। हरित क्रांति लोग कहते हैं हुई इस देश में, लेकिन हरित क्रांति का यूपी में क्या फर्क पड़ा, मैं पूछना चाहता हूं। क्या यूपी में हुई हरित क्रांति? क्या यूपी में हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ी? वहां पर हरित क्रांति का जो फल हुआ वो सिर्फ, उसका नतीजा सिर्फ कुछ कुछ पॉकेट में कंसंट्रेटेड था, वो वहीं तक ही रह गया, सीमित हो गया। लेकिन क्या किसी ने ध्यान किया कि कैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में जो हमारे किसान हाशिए पे चले गए,
जो उनकी उत्पादकता बिल्कुल कम हो गई है राष्ट्र उत्पादकता से, अगर हम उसको तुलना करें, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक इंटीग्रेटेड एक कॉन्सेप्ट लेके आए योगी जी, कि इंटीग्रेटेड पुलिस एंड फायर स्टेशन दोनों को एक जगह रखें, क्योंकि जहां इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे आग लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जितने भी यूपी में मेजर क्लस्टर्स थे, मुख्य क्लस्टर्स थे इंडस्ट्री के, वहां पर इस तरह की स्कीम लाई। और जब कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने की सुगमता। तो उसके लिए एक सिंगल विंडो स्कीम, कि आपको जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट जगह जगह यहां गए वहां गए, आपको एक हम विंडो दे रहे हैं और उसमें एक ही विंडो में आपका सब काम हो जाएगा। और उसके बाद डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम और एक निवेश मित्र, एक बहुत बड़ा डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म के रूप में आके उभरा। 2022 तक आपको आश्चर्य होगा कि इस निवेश मित्रा के तहत 18 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई और उसमें से तकरीबन 97% क्लियर हो गई। मतलब जिस गति से विकास की दर में माननीय योगी जी बढ़े हुए, वो अतुलनीय है। कोरोना के दौरान इन्वेस्टमेंट सबसे पहले उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहां भी माइग्रेट लेबर काफी आए यहाँ पर, और उस वक्त समय था कि उनका एक पूरा डाटा बैंक बनाना। तो एक डाटा बैंक बनाने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई डाटा आंकड़ों का कोई बैंक नहीं होता था यहाँ पर। और जो हमारे यहाँ लेबर लॉस 100 साल से पुराने, लेबर कोड्स बनाए भारत सरकार ने, लेकिन कोई सरकार उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं थी। सबसे पहले योगी सरकार ने कहा कि हम कोरोना काल में, कोरोना काल को देखते हुए जो लेबर लॉज हैं जो पुराने हो गए, हम 3 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दें, जिससे कम से कम हम बिजनेस चलाने में लोगों को सुगमता हो। ये भी एक अनुसरणीय कदम था कि इन्वेस्टमेंट को अपने स्टेट में कैसे लेके आना है। एक बीमारू राज्य को आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाना है। आज हम देखते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कि आज यूपी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें विकास दर तकरीबन देश की विकास दर के बराबर है और वो 7% के आसपास है। और आज उत्तर प्रदेश तकरीबन 8% नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो पर कैपिटा इनकम है, मैंने कहा एक गरीब राज्य बन गया था। हमारे यहां पर कैपिटा इनकम पूरे देश की पर कैपिटा इनकम से आधी से भी कम की। उसमें 23%, 2016 से 2020 के मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें 23% का ग्रोथ, ये कम नहीं होता पर कैपिटा इनकम में, वो देखने में मिला। और हमारा राज्य एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां पर समुद्र का हमारे पास एक्सेस नहीं है, उसके बावजूद एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में इसका रैंक 5वां है। और आज उत्तर प्रदेश में अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, तो तकरीबन 67 यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय हैं, 5842 कॉलेजेस खुले हुए हैं, 3000 से ज्यादा आईआईटीज हैं, 370 पॉलिटेक्निक है। और आज देश में यूपी में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं और सेकंड हाईएस्ट नंबर पर सिर्फ यूपी में अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट नंबर यहां पर यूनिवर्सिटीज है। ये अपने आप में कोई कम नहीं है। अब उसके बाद
यूपी सरकार ने, राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काम करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि जो पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक्स में कहते हैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर हम उसमें 1 रुपया लगा रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे जो जीडीपी है उसमें तकरीबन 2.5 गुना इजाफा होता है, और साथ साथ इसमें जो रोजगार के तमाम तरह के अवसर पैदा होते हैं। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो माननीय योगी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पुश किया वो अपने आप में एक उदाहरण है पूरे अलग राज्यों के लिए। कुछ मैं एग्जाम्पल लेता हूं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज तकरीबन 302 किलोमीटर का है, जो कि लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। अब कई लोग सोचते होंगे एक्सप्रेसवे बना दिया इससे क्या फायदा होगा। आज आगरा से लखनऊ आप कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, पहले जिसमें काफी घंटे लगते थे। इसका मतलब जो सामान की आवागमन, जो लोगों की आवागमन है, उसमें काफी समय लगता था और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती थी। ये इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकता। आप कह नहीं सकते कि हमारा राज्य पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा है। लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर एक्सप्रेसवे, जिसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ समय में बन जाएगा। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी उसको पूरा किया है। आज यूपी में सबसे बड़ा सड़क का परिवहन का नेटवर्क बना हुआ है। 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा यहां पर रोड्स हैं, जिसमें कि 11,000 से ऊपर नेशनल हाईवेज हैं, जो कि सेकंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर आता है। इनलैंड वाटर वर्क अभी हमने देखा कैसे एक वाराणसी से शुरू किया, जिसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से। वो जो क्रूज का शुभारंभ हुआ है, आप सोच सकते हैं इससे कितनी हमारे पास टूरिज्म सेक्टर को और रिलीजियस सेक्टर को कितना बढ़ावा मिलने वाला है। और आपको अभी इस सेक्टर के बारे में देखना है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अयोध्या चले जाइए। मैं अभी कुछ समय पहले जाने का मुझे सौभाग्य मिला, और अयोध्या में जिस हिसाब से कार्य हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में न केवल यहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा ही, लेकिन दूसरी जितनी भी सुख सुविधाएं बाहर से आने वाले लोगों को होनी चाहिए वो हो रही है। आप सोच सकते हैं कितना रोजगार का सृजन खाली एक अयोध्या में ही होने वाला है। अब मैं रेलवे नेटवर्क की बात करूं तो यूपी में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है आज की तारीख में। एयर कनेक्टिविटी की बात करूं, पहले किसी जमाने में सिर्फ 3 एयरपोर्ट हो, आज काफी जो शहर हैं, मुख्य शहर है, वो वहां पर एयरपोर्ट्स बन गए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आज केवल यूपी में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक जेवर में बहुत बड़ा, नोएडा के पास बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। 50 से ज्यादा हमारे शहर एयर से कनेक्ट हुए हैं। तो ये अपने आप में कोई एक छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम लैंडलॉक्ड राज्य हैं, तो ड्राई पोर्ट्स उसका एक जवाब होता है। तो ड्राई पोर्ट्स की तरफ भी यूपी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। एक इंडिया का पहला फ्रेट विलेज पीछे प्रधानमंत्री जी ने एक गति शक्ति परियोजना का शुभारंभ किया था। उसके तहत लॉजिस्टिक पार्क की इंटीग्रेटेड जितने भी हमारे रेल, रोड और साथ में जो हमारे पानी से जाने वाले वाहन है, उन सबको हम जोड़ सकें, ऐसा नेटवर्क हमें तैयार करना है। तो सबसे पहला इंडिया का फ्रेट विलेज वाराणसी में बन रहा है, कुछ समय में बन के तैयार हो जाएगा। इन सब से क्या होने वाला है,
इन सब से लॉजिस्टिक कॉस्ट, बिजनेस में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बड़ी, एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है। आज जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा है हमारे देश में। तकरीबन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 5% उसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। उसके साथ साथ हैंडलूम सेक्टर, पावर सेक्टर, सिल्क, टेक्सटाइल, गारमेंट पॉलिसी 2007-17 में लागू की गई। मैं एक पॉलिसी की और बात करूंगा, वो है स्टार्टअप पॉलिसीज। यूपी को एक लीडर स्टेट भारतीय सरकार ने डिक्लेयर किया है स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में 2021 के अंदर, और केवल उत्तर प्रदेश राज्य में 7600 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत। उसमें क्या क्या सुविधाएं माननीय योगी जी की सरकार दे रही है। इसमें ऑपरेशनल, जो स्टार्टअप में जो ऑपरेशनल खर्चे होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, तकरीबन 30 लाख से ज्यादा हर साल। और स्टेट लेवल में जो एनुअल इनक्यूबेटर्स होते हैं वो भी उसके फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है। सस्टेनेंस अलाउंस मिल रहा है। सीड कैपिटल की योजना है जिसमें कि सीड कैपिटल स्टार्टअप के लिए दिया जाता है, मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए दिया जाता है। और स्टार्टअप के सामने कई बार समस्या होती है, पेटेंट्स को हम फाइल करें उसमें खर्चा आता है, उसकी रीइंबर्समेंट की स्कीम भी इसी के तहत लाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक अलग क्षेत्र है जिसमें कि काफी काम हो रहा है। उसमें काफी इंसेंटिव्स उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश एक इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत बड़ा एक क्लस्टर बन जाए। आज हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक में हम चौथे स्थान पर आते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। मोबाइल हैंडसेट में हम दूसरे स्थान पर आते हैं और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा योगदान है। दूसरी स्कीम ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, 2018 में यह स्कीम लागू की, जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया कि यहां पर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम बढ़ावा दे सकें, और बढ़ावा देने के साथ साथ जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स हों और उसको हम उसकी गुणवत्ता को सुधारते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ सकें। मिर्जापुर के कारपेट हम सब जानते हैं, मुरादाबाद के जो कांच का उद्योग है तकरीबन खत्म होने के कगार पे खड़ा था। हम जब भी ट्रेन में जाते हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी एक साथ में वो साथ साथ चल रहा है प्रोग्राम। आगरा के पेठा, क्यों नहीं हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते, क्यों नहीं इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। मथुरा के पेड़े, क्यों नहीं हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पूरे देश में सप्लाई चेन के साथ जुड़कर क्यों नहीं हम पूरे देश में इसको वितरित कर सकते हैं। तो उसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम है, कौन कौन सी स्कीम है? मुद्रा स्कीम। मेरे को काफी गांवों में भ्रमण करने का मौका मिला जब मैंने ये प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, काफी गांवों में गया। वहां पे लोग कहते थे, अकाउंट तो खुल रहे थे, कि हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। खैर उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी सरकारी वैकेंसी जितने भी महकमे में थी बहुत तेजी से उसको भर्ती का कार्यक्रम चलाया और अभी भी वो चल रहा है। मैं उनको कहता था कि आप सरकारी नौकरी की जगह आप खुद अपना काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप तो जहां बैठे हैं वो तो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्थल है, पर्यटन स्थल है, यहाँ तो काफी अच्छे आयाम है। पैसा नहीं है तो उनका साथ में हमारे साथ बैंक होते थे, ये आप यहां पर उनको लाइए ना। आप मुद्रा योजना से लोन लीजिए, ऋण लीजिए और छोटा मोटा काम कीजिए। आपके काम करने से 4 लोगों को और रोजगार मिलेगा। तो जितनी भी ये स्कीम्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए जिससे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकें, वो स्कीम इन्होंने चालू की। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को काफी बढ़ावा दिया गया और कोऑपरेटिव्स के ऊपर भी काफी हद तक बहुत अच्छा काम किया। एक मैं फिल्म पॉलिसी के बारे में जरूर बात करूंगा। हमारे नोएडा में एक फिल्म सिटी बनी हुई है। शुरू में उसमें कुछ काम हुआ लेकिन बाद में वो तकरीबन वो खत्म होने के कगार पर आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
सबसे पहले ये कहा कि जो फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाएगा और कम से कम आधे घंटे की होगी, उसमें तकरीबन 1 करोड़ तक की सब्सिडी अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। और वो स्कीम चालू है, उसमें काफी लोगों ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया हुआ है। और किसी को अगर फिल्म इंस्टीट्यूट खोलना है, उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। आज हमारे पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल की, जो बिजली से जो चलते हैं, उसकी ईवी जिसको हम बोलते हैं, उस सेक्टर को काफी बढ़ावा दे रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के अलावा दुनिया भर की अनुदान की स्कीम, और उसमें रजिस्ट्रेशन में भी 100% एग्जेम्पशन, पूरा का पूरा कोई पैसा रजिस्ट्रेशन में नहीं लिया जाएगा, इस तरह की स्कीम उन्होंने चालू की है। तो आज मैं ये देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक सबसे ज्यादा विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। और भारत का विकास हो रहा है तो साथ में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। आज हर साल हम जो ग्लोबल समिट करते हैं अपने राज्य की, उसका बहुत अच्छा हमारे पास एमओयूज और बहुत अच्छे उसमें इन्वेस्टमेंट के ऑफर आ रहे हैं। अगर मैं इसमें से कुछ आपको उदाहरण दूं, तो उसके अंदर सबसे पहले जब इन्वेस्टर समिट 2021 में पिछले साल हुई, उसमें गौतम अडानी ने 70,000 करोड़ देने का उसमें वायदा किया, और उसमें से 21,000 करोड़ रोड और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 35,000 करोड़ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए। 2018 के समिट में रिलायंस ने 10,000 करोड़ रुपए 3 साल में जो देने का उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था, उस पे काम शुरू हो गया है। और उस पे 4G टेलीकॉम यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में ये तकनीक विकसित हो रही है। 2021 में टाटा ग्रुप ने कहा कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए कुछ प्लेन्स यहाँ पर बनाएगी। आज हम किस हद तक आत्मनिर्भरता का जो अभियान है भारत सरकार का, उसमें कैसे हम सबसे आगे खड़े हुए, ये बहुत सुखद आश्चर्य हमें लगता है कि पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, और सिर्फ लोगों की, हमारे जनसंख्या की, हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिकों की कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़े, उसके ऊपर जोर। फार्म की प्रोडक्टिविटी, किसानों की प्रोडक्टिविटी, उनकी काम करने की क्षमता, उसके ऊपर भी काफी जोर दिया जा रहा है। बाहर के जो इन्वेस्टमेंट है 2022 में तकरीबन 34 एमओयूज बाहर की कंपनीज के साथ अलग अलग सेक्टर में साइन किए गए। उसमें कुछ है टेक्सटाइल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो जो डायनेमिक लीडरशिप है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, ये हमारे राज्य में पोटेंशियल था, वो उन्होंने पहचाना, और एक डबल इंजन की सरकार के तौर पर आज वो एक सपना लेके चले हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन 2025 तक वो सपना पूरा करना है। मेरे को लगता है जिस गति से आज हम बढ़ रहे हैं, हमारा राज्य बढ़ रहा है, और उसमें वो दिन दूर नहीं कि वो हम सपना पूरा कर पाए। और आज उत्तर प्रदेश एक इमर्जिंग राज्य के रूप में, उभरते हुए राज्य के रूप में उभर के आया है। हमारे पास यहाँ जो मिडिल क्लास है, वो इसकी रीढ़ की हड्डी है, जो कि बहुत ग्रो हो रही है। और हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है, युवा वर्ग है, मतलब हमारे राज्य में जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल्स हैं, उसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। जगह जगह कौशल केंद्र पूरे राज्य में खुले हुए हैं। नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसको लागू होने का काम भी काफी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, और काफी विश्वविद्यालय में अगले साल से वो लागू भी हो जाएगा। उस नई शिक्षा नीति में आत्मनिर्भरता की तरफ जोर दिया गया है, भारतीय पद्धति की तरफ जोर दिया गया है, भारतीय भाषा में शिक्षा हो उसके ऊपर जोर दिया गया। आज हमारे यूपी में पोटेंशियल्स की कमी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कि इंग्लिश मीडियम में हमारे कुछ युवा साथी पीछे रह जाते हैं। अगर वही शिक्षा हम अपनी भाषा में दें तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते।
और ये सब हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो मेरे को लगता है कि हमारे राज्य का फ्यूचर एक तो बहुत सिक्योर हाथों में है, और साथ साथ आज जो हम विकास की बयार पूरे राज्य में बह रही है, उसका लाभ हमारे राज्य के हर वर्ग को, हर समाज को भरपूर मिले। उसमें हमारा भी ये दायित्व हो जाता है कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करूंगा। अब एक गांव को आत्मनिर्भर का मतलब खाली ये नहीं कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हम गांव की बात भी शुरू करें तो एक गांव को आत्मनिर्भर हम कैसे बना सकते हैं? गांव के अंदर हर गांव में कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कुछ मसाले हैं, साबुन है, इस तरह की हर गांव में आवश्यकता होती है, और वो बाहर से आता है। बाहर से मतलब दूसरे या तो जिलों से आता है या दूसरे राज्यों से आता है। तो क्यों नहीं हम ये जो मसाले हैं, कुछ दुकानदार जो रिटेल छोटे दुकानदार हैं आपस में मिल जाएं, एक अपने आप को ग्रुप बना लें, और वहां पर वो ग्रुप के तौर पर उसको बनाएं, वहां पर बना के वहीं पर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खाली उसी प्रोडक्ट को अगर वो विक्री करेंगे तो अपने आप आत्मनिर्भर बन गए। हमें जो हमारी तो इकोनॉमी आत्मनिर्भरता के ऊपर केंद्रित थी। हम लोगों का फर्ज होता है कि हम उसमें जो एक हमने जो मंत्र लेके हम आगे बढ़े उसमें हम साथ साथ चलें। हम ऐसी जो वस्तुएं जो कि बना सकते हैं, अकेले नहीं बना सकते, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, मिलके बनाइए, और उस प्रोडक्ट्स को वहीं पैदा कीजिए। मसाले बनाने में क्या लगता है, पापड़ बनाने में क्या लगता है, साबुन बनाने में क्या लगता है? आप मिलके बनाइए, और वहां पर पूरे गांव में देखिए कि सब लोग उसको ही अगर गुणवत्ता होगी तो फिर बाहर की वस्तुओं की तरफ नहीं जाएंगे। हमें जरूरी है कि कोलगेट से अपने दांतन मंजन करना है। हम अपने यहाँ बहुत अच्छा उत्पाद पैदा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं साथ में। आज बाहर के देशों में नीम से जो हम दातुन करते थे, काफी जगह वो अडॉप्ट हो रहा है। हम क्यों नहीं इसको अडॉप्ट करते हैं? वोकल फॉर लोकल का मतलब ही यही है कि जो हमारी लोकल अर्थव्यवस्थाएं, लोकल मूल्य मान्य, उसको हम एक एक सम्मान की, उसको सम्मान करते हुए उसको अपनाएं। तो मेरे को लगता है कि जहां तक आत्मनिर्भर भारत का सवाल है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम उसके साथ बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है, और एक डबल इंजन सरकार की तरह से माननीय योगीनाथ जी की सरकार जो काम कर रही है, उसका सुखद परिणाम हमें आने वाले सालों में जरूर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, और मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपने कुछ विचार आपसे साझा कर सकूं। सर, लोक पहल परिवार आपको पाके धन्य है, चूंकि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी जागरण मंच, जिसकी संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, वो कल्पना करते थे, और उसका आपने इतना विशद और तर्कपूर्ण विश्लेषण और विवेचन किया है। और सबसे इस व्याख्यान का सुखद पक्ष रहा है कि अकादमिया से निकल करके जन सामान्य भी अर्थशास्त्र की उस तकनीकी भाषा को न समझ पाए, लेकिन आपकी व्याख्यान को सहजता और सरलता से समझ सकता है। आपने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना और उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कितना विकास। और मैं सर आपको अवगत कराऊं, मैं जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं। पूर्वांचल उस एक्सप्रेसवे अब कार्य करने लगा है, उसका औपचारिक उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, सर आपने उस बहुत महत्वपूर्ण बात उस पर कही है कि यह गुणात्मक रूप से हमारी जीडीपी में और हमारे विकास दर में वृद्धि करता है। आपने आपका अभिनंदन, इसलिए हम अपना अपनत्व आपसे जोड़ते हैं कि आप उत्तर प्रदेश आपका निवास स्थान है, आपका घर है, गृह प्रदेश है आपका, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। आपने बिल्कुल बहुत इतना एक जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भाषा में इतनी सरलता, सहजता और प्रवाह रहा है कि वो जन सामान्य तक वो पहुंचेगा। और हम लोगों का उद्देश्य है, हम लगभग 5 से 10 लाख तक बीच तक जाते हैं। और इस महत्वपूर्ण पक्ष पर कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के दिशा में किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसकी विकास दर में कितनी वृद्धि हुई है, वो 7% के विकास दर को स्पर्श कर रहा है।
और भारत के तीसरा अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बन गया है। आपने उस पर एक बड़ा प्रश्न आपने उठाया और ये हमारे जैसे विद्यार्थी और अध्यापक के लिए भी बड़ा हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। कैसी हरित क्रांति उत्तर प्रदेश में, और आज उसे आपने मुखरित किया है, उसे वाणी दी है, उसे स्वर दिया है। वो समझ में आता है कि किसान आज भी अपने गाँव में सिसक रहा है। आपने कई कई ऐसे बताए कि औद्योगिक उदारीकरण हुआ जिसमें भारत और इंडिया का पृथकता हुई, भारत के गांव पीछे छूटते गए, परिध पर छूटते गए। तो क्यों नहीं आत्मनिर्भरता के लिए उन गांवों को स्पर्श करें, भारत सरकार के कदम गांव की ओर बढ़े, उत्तर प्रदेश सरकार के कदम गांव की तरफ बढ़े। ओडीओपी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपने सर अनंत द्वार खोल दिए अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर का। पहली बार समझ में आई कि वास्तव में आत्मनिर्भरता होती क्या है और उस दिशा में हमें कैसे आगे बढ़ना है। आपने आधारभूत संरचना के विषय में, आपने फिल्म सिटी के विषय में बात की जो आगे बढ़ने लगा। हमारे पास शिक्षा क्षेत्र में एनएपी 2020 में उत्तर प्रदेश कहाँ जाके ठहरता है, कितना आगे निकल चुका है, सारे प्रश्नों पर और बड़ी गंभीरता पूर्वक और संकेत के रूप में आपने कहा। गाजीपुर में सर मिर्च जब उत्पादन हो जाता है इस समय तो मात्र 100 रुपए के एक क्विंटल बिच जाता है हरी मिर्च। आज उसको जब रास्ता मिल गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो वहां से वो सीधे अब ट्रक पर लद रहा है और आजादपुर मंडी में पहुंच जा रहा है। यह बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा करिश्मा है जिसकी ओर आपने बड़ी सघनता से, सूक्ष्मता से संकेत किया है। सर आपका बार बार हृदय से आभार है और आपका यह मंच है, आप हमारे विचार परिवार के हैं। हम जब आपका आह्वान करेंगे आप हमारे विनम्र निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसी प्रत्याशा है। और लोक पहल की एक मान्य परंपरा है कि हम एक अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसके लिए अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हर्षमणि जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर का विधिवत धन्यवाद प्रस्तुत करें। डॉक्टर हर्ष। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करना चाहूँगा। मैं खुद स्वयं और जो विद्यार्थी मेरे जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन सभी को के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो एक भारत की एक सर्वोच्च अर्थशास्त्र की एक संस्था है और उसके आचार्य को एक संयोजन के माध्यम से हम सभी को सुनने का अवसर मिला। ये हम सभी के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। सर ने बहुत एक समावेशी वक्तव्य जिसको कहा जाए कि जिसमें उत्तर प्रदेश के एक पहलू को मतलब मेक इन इंडिया, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग और ईज ऑफ लिविंग से आपने स्टार्ट किया और एक स्टार्टअप पे आपने खत्म किया। तो मैं आपके लेक्चर्स को आपने जो लास्ट में जो कहा उसी के संदर्भ से मैं इसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। एक पुस्तक लिखी गई अभी हाल ही में, रिफॉर्म नेशन, फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ पीवी नरसिंहा राव टू द कन्विक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी, बाई गौरव चिकरमाने। उन्होंने इस पुस्तक में जो डेडिकेशन लिखा है वो लिखा है टू इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स हु रिफ्यूज टू डाई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टू इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स हु रिफ्यूज टू डाई। आई थिंक जो ये जो समय है जो आपने सर जिस ओर इशारा किया है, शायद वो एक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 6 लाख से अधिक गांव का प्रदेश है और भारत 6 लाख से अधिक गांव का प्रदेश, जिसके एक सबसे ज्यादा गांव की जो जनसंख्या रहती है वो उत्तर प्रदेश में रहती है। तो उत्तर प्रदेश को गांव बनाम नगर की दृष्टि से देखें तो ये पाते हैं कि लोगों ने कृषि को एक व्यवसाय के रूप में छोड़कर शहरों की ओर पलायन किया है। ये हमने कोविड के दौरान रिवर्स माइग्रेशन के रूप में सबसे ज्यादा महसूस किया और हमने ये भी पाया कि एक तरफ तो एग्रीकल्चर इससे छोड़ा, एग्रीकल्चर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो फायदे का सौदा नहीं थी, लेकिन शहर में विनिर्माण क्षेत्र में जो उनको मजदूरी मिल रही है वो भी के लिए काफी नहीं है। तो वो जो बीच का एक जो ट्रैवल है, ये एक तरीके से जिसको कहें कि वो गांव से तो निकले लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के एक्सप्लॉयटेशन पे वो जाके खत्म हुआ। तो इस डिजाइन को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो इसका रास्ता है वो जो हम कहते हैं कि साहब हमें अपने गांव को, जो लास्ट में प्रोफेसर सर ने बात कही कि हम क्यों नहीं अपने जो हमारी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट शहर की अर्थव्यवस्था
ही नहीं, इंडिपेंडेंट गांव की अपनी अर्थव्यवस्था थी। तो वो जो एक रास्ता निकल के आता कि भाई हम क्यों उस तरफ जाएं, एक 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 बस एक नरेटिव सेट किया गया कि साहब शहरों में चलो, वहां समृद्धि मिल रही है, और हम लोग चले गए सीधे। तो जो एक अपनी बात थी, जो अपना ब्रांड था, उसको मेरे ख्याल से वो जो एक समोसे और जो पिज्जा का जो एक फर्क है, मेरे ख्याल से जैसे शब्दों के जाल में एक एक बहुसंस्कृतिवाद के रूप में जो परोसा गया है, शायद हम सभी उसमें दिग्भ्रमित हो गए, और यही एक 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 फॉल्ट है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब किसानों की बात आती है, तो सबसे ज्यादा सीमांत किसान जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो हमारे यहाँ हैं, लेकिन हम उनकी उनकी कैपेसिटी को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को नकार नहीं सकते, क्योंकि वो इतने बड़े प्रदेश को खाद्यान्न देने के लिए वो स्वयं अपने लिए उपज तो पैदा करते हैं, वो और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो पहला तो एक चीज है कि हमें उनको नहीं, लेकिन कि उनके जीवन स्तर को हमें कैसे बढ़ाना है। शायद यहाँ पे एक जो चीज है जिसका रास्ता हमको निकलता है कि जब हम प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को, सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, मिर्जापुर का नाम लिया, जिसमें मैनपुरी की तारकसी का नाम लिया जा सकता है, बनारस की सिल्क साड़ियां हैं, मुरादाबाद के पीतल हस्तशिल्प है, पीलीभीत की बांसुरी है, बांदा की सजर पत्थरों की, मतलब जो इस दौरान जो काम हुआ जिसको सर ने ओडीओपी कहा, तो वो जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कि हमने जो अभी तक था कि क्या बेचा जाए, हमने इस पे भी काम किया कि कैसे बेचा जाए। तो ओडीओपी जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, हम शायद वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप देखें, लेकिन इन सब के लिहाज से जो एक जो एक कमी नजर आ रही है, वो ये आ रहा है कि इसमें हम जो इंटरप्रेन्योर्स है उनको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हमारे पास कई सारे स्टार्टअप के एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के रोल को अगर हम किस तरीके से बढ़ाएं, ड्रोन्स का हम इस्तेमाल करें, ये पॉलिसी अभी पेंडिंग है, हमारे पास है, लेकिन हम ड्रोन पॉलिसी पे काम नहीं कर पा रहे हैं। शायद उसके लिए कि किस तरीके से फार्मर अफोर्ड नहीं करें कि फार्मर्स को लाइसेंस दिया जाए। मुझे जो लगता है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जो बिल पेंडिंग थे, जो शायद सबसे बड़ा एक डाइवर्जेंस हुआ है, और दुखद ये है कि उस डाइवर्जन के पीछे कोई इकोनॉमी न हो कि एक पॉलिटिकल एजेंडा ने शायद उन रिफॉर्म्स को एक बार फिर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, 1 लाख से अधिक गांव का प्रदेश है, और जो छोटे उत्पाद है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनका काफी, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हम उत्तर प्रदेश लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट प्रिपरेशन रेट में, रैंक में भारत का 5वां स्थान है। मेरे ख्याल से जो पीएम गति शक्ति जैसी स्कीम्स हैं, इन्होंने काफी सुधार दिया है। और मैं आपकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, कि हम अब एक ही दिन में एक शहर से अपनी फसल को सेल आउट करके फिर वापस अपनी जगह आ सकते हैं। तो ये जो ईज ऑफ लिविंग है कि आप गए और फिर अपने घर के साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उत्तर प्रदेश में बदला है, मेरे ख्याल से जो एक विकास का सबसे गुणात्मक पहलू है जिस पर उत्तर प्रदेश ने काफी काम किया है, भगवान राम और भगवान कृष्ण और अशोक और गौतम बुद्ध की जमीन है, कानून व्यवस्था और जिसको कहते हैं, और उन्होंने बुलडोजर रिफॉर्म पे भी बात की सर ने, डिजिटल सिंगल विंडो स्कीम की भी बात की, निवेश मित्र की भी बात की, और उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है जिसने कानून व्यवस्था के मल्टीप्लाई करके उसके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमको मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक तीसरी जो चीज है जिसको एक छोटा सा एक स्टडी हमने अपने बच्चों के साथ किया, अपने पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्टूडेंट के साथ, कि जो पीएम स्वनिधि की जो स्कीम है, खासतौर से कोविड-19 के दौरान जो ये निकल के आया, सरकार ने 10,000 रुपए तक का उन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, हम उनको नहीं मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं
हमने एक छोटा सा स्टडी किया, जो रेहड़ी पटरी पे बेचते हैं, खिलौने के सामान बेचते हैं, केवल खिलौने के सामान, उनके हर सामान का मूल्य 10 रुपए से ज्यादा नहीं होता। और वो एक लकड़ी के स्टैंड पे, साइकिल के स्टैंड पे समय समय पे लगने वाले मेलों में अपने सामान को बेचते हैं। प्रयाग जो है वो गंगा और यमुना के मुहाने पर है, मेले यहाँ की संस्कृति है, आए दिन यहाँ मेले लगते हैं, उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता है। लेकिन उनकी जब प्रतिस्पर्धा होती है तो प्लास्टिक के सामान से हो रही है, उनकी प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक सामान से हो रही है। हम किस तरीके से उसको मोटिवेट कर पाए, हालांकि योगी सरकार ने इस पर काफी दिया है और वो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से नरेगा हमने गांव में दिया है, उस तरीके से हम जो अर्बन क्लस्टर्स हैं, जिनको पीएम स्वनिधि के जो लोग हैं, जो थोड़े से छोटे छोटे सामान को बेच रहे हैं और इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल करते हैं, क्योंकि सब्जी और छोटे छोटे सामान पर हम इन्हीं पर निर्भर हैं, हम और इनका कोई विकल्प नहीं। लेकिन हम उनको वो हमारी अर्थव्यवस्था में ऑर्गेनाइज है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की भूमिका नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नगर विकास के विभाग हैं, उन सबको काफी करने की जरूरत है। एक बेहद और सारगर्भित आपने बात की, फिल्म सिटी की भी बात निकल के आई। हम अब फिल्मों में सेलुलॉइड पर्दे पर कानपुर और नोएडा और बनारस की गलियों को देख पा रहे हैं, और ये माननीय योगी जी का एक बहुत बड़ा एफर्ट है। उन शब्दों को सुन पा रहे हैं जो हमारे मन में तरंगे पैदा करते हैं, उस भाषा से जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। निसंदेह ये एक बॉलीवुड की जो मोनोपोली थी अब तक की, उससे इतर एक हम तरह से देख रहे हैं। और हम बिल्कुल आशावादी हैं कि 2025 में उत्तर प्रदेश को न केवल एक उत्तम प्रदेश के रूप में देखेंगे, बल्कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में भी देखेंगे। सर का बहुत बहुत आभार है कि सर ने अपने बहुत व्यस्ततम मतलब जब भी कोई बच्चा इकोनॉमिक्स लेता है, मेरे ख्याल से वो डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जरूर एक बार परिक्रमा लगाता है, और मैं भी उन्हीं विद्यार्थियों में से रहा हूँ। यद्यपि मैंने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश में ही बिताया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने के दौरान से ही, लेकिन एक बिल्कुल सभी के लिए गर्व का विषय है जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, और इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन के लिए हमेशा की तरह डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। पलाश काकते जी बीच में जुड़े थे, शायद फिर हट गए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और इस आभासी मंच को इस तरीके से संयोजन के लिए जो तकनीकी सहयोग दिया आयुष त्यागी जी ने, उनका भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। लोक पहल परिवार की तरफ से सभी का, सभी सुनने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हर्ष जी। सर, आपका बहुत कीमती समय हम लोगों ने लिया, लेकिन इसका लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत उपयोग है। सर, आपने उत्तर प्रदेश सरकार की जिस तरह आर्थिक मीमांसा की है, व्याख्या की है, उसे जन सामान्य, साधारण से साधारण लोग हमारे चैनल को सुनेंगे, और ये प्रसारण लाइव हो रहा है, यूट्यूब पर है, ट्विटर पर है, विभिन्न माध्यमों से हम लगातार पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और कई हजारों के बीच में तो अभी चला गया, कम से कम 5 लोग 25,000 लोगों के बीच, 25,000 लोग तो इसे लाइव देख रहे हैं, सीधे 25,000 लोग देख रहे थे, जिसका अभी डाटा आ चुका है सर। और यूट्यूब का जैसे ही ये रिकॉर्डिंग आती है, मैं उसे प्रेषित करूंगा, और फेसबुक वाला आपको प्रेषित कर दे रहा हूं सर। आपका बहुत बहुत आभार। लोक पहल मंच आपको पाकर के धन्य है सर, कि नहीं, मैं धन्य हूं, और मेरे को आपने मौका दिया। जी जी सर, जी सर। अब सर आप लेफ्ट कर सकते हैं, और आयुष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आभासी मंच सजाया है। और सर आप लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती। डॉक्टर हर्ष जी, थोड़ा सा फोन करिए आयुष जी। आयुष जी, लेफ्ट कर दें सर ना? हाँ आप लेफ्ट करिए, तो असली तो लेफ्ट वो बंद करेंगे तभी होगा ना अच्छा, जी डॉक्टर जी आयुष जी जी। जी जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। आयुष जी। जी सर। हाँ, बंद कर दीजिए आयुष जी, हो गया।